हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको ITR 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 बताया था। उसमें आपको बताया था इनकम डिटेल्स, जनरल इंफॉर्मेशंस, TDS, TCS संबंधी सूचनाएं कैसे भरनी है। पहला था इनकम डिटेल्स। इसमें आपने कॉलम नंबर 1 से स्टार्ट किया था। पहले जनरल इंफॉर्मेशंस भरी थी आपने। ITR 1 सहज, ये सब इंफॉर्मेशन अपन कैसे भरते हैं आपको बता चुका हूँ। इसी में इंफॉर्मेशन में आगे इनकम फ्रॉम सैलरी, ग्रॉस सैलरी, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 3 में हमने भरा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कॉलम 4, इन सभी जो हमारी इनकम्स थी उसकी टोटल आती है। कॉलम नंबर 5 में जो एलिजिबल डिडक्शंस हैं जो सेक्शन 80 के कहलाते हैं, जिसमें सेक्शन 80C, 80CC, 80CD1, CCB1, ये सब डिडक्शंस इसमें आपको दिखाने हैं। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगला देखा था हमने एग्जेम्प्ट इनकम आपकी कौन कौन सी है, उसको कैसे भरनी है। इन सब इनकम्स के आधार पर आपका टोटल टैक्स कितना बनता है। रिबेट आपको 87A में जो मिलती है उसको दिखाना है। टैक्स आफ्टर रिबेट, हेल्थ एजुकेशन सेस, टोटल टैक्स, रिलीफ 89, उसके बाद बैलेंस टैक्स, उसके बाद अगर कोई इंटरेस्ट दी है पेबल है तो वो भरना है, और लास्ट में कॉलम 17 में आपको टोटल टैक्स फीस एंड इंटरेस्ट कितना बनता है वो इसमें दिखाया है। देन कॉलम 18 में TDS के संबंध में इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। आपके इनकम में से, आपकी सैलरी में से जिन व्यक्तियों ने आपके लिए टैक्स काटा है उसका विवरण इस कॉलम 18 में आ जाएगा। ये भरना हम देख चुके हैं। 19 में भी टैक्स डिडक्शन के बारे में सूचना देनी है कि आपका किस किस व्यक्ति ने आपकी तरफ से टैक्स काटा है। पहला था सैलरी से, और बाकी कॉलम 19 में अदर देन सैलरी। कॉलम 20 में अगर आपके किराएदार ने आप किराए चुकाते समय आपसे टैक्स काट लिया है तो उसका विवरण इसमें दिखाना है। कॉलम 21 में आपने खुद ने कितना टैक्स जमा कराया है उसका विवरण इसमें देना है, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में। ये सब चीजें हम देख चुके हैं। देन कॉलम 22 में TCS के बारे में विवरण भरना है। माल बेचने वाला खरीदने वाले से जो अमाउंट लेता है उसमें से उससे टैक्स काट के जमा करानी होती है। तो ये सब चीजें हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंतर्गत आपको ये देखना है कि फाइनली आपका टैक्स क्या बनता है, किसे और कितना जमा कराना है या रिफंड लेना है। इसके लिए आपको टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ सूचनाएं आप भर रहे हैं उसको वेरीफाई करना आवश्यक है, उसके बिना ये रिटर्न नहीं लिया जाएगा। तो अगला शेड्यूल अपन देखते हैं, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। इसको ओपन करेंगे, ये क्लिक किया, कॉलम 23 टोटल टैक्स पेड। आपने किस किस तरीके से आपके लिए टैक्स जमा हुआ है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आपने एडवांस में टैक्स जमा कराया, आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में टैक्स जमा कराया, आपकी इनकम में से किसी अन्य व्यक्तियों ने आपके लिए टैक्स काट लिया, चाहे वो सैलरी हो चाहे अदर देन सैलरी हो, या आपके किराएदार ने आपको किराया देते समय किराए की राशि में से टैक्स काट के आपके लिए जमा करा दिया। तो ये डिफरेंट चारों तरीके
टैक्स जो आपका हुआ है, जिसको हम पिछले शेड्यूल्स में देख चुके हैं, उसकी अमाउंट यहां पर आ जाएगी। प्लीज नोट दैट द कैलकुलेटेड फील्ड आर पिक्ड अप फ्रॉम अदर्स। टोटल एडवांस टैक्स पेड, ये कॉलम नंबर 21 में हमने भरा था, उसकी अमाउंट ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगी। बी, टोटल टीडीएस क्लेम्ड आइटम 18 प्लस 19 प्लस 20, 18 प्लस 19 प्लस 20, ये सभी कॉलम्स जो पीछे हम ले चुके हैं जिसमें टीडीएस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, टीडीएस फ्रॉम सैलरी, टीडीएस फ्रॉम अदर देन सैलरी और टेनेंट के द्वारा जो टीडीएस काटा गया, ये तीनों की टोटल ऑटोमेटिकली यहां आ जाएगी। इसके बाद आता है टीडीएस क्लेम्ड, माल जो व्यक्ति बेचता है वो आपकी तरफ से टैक्स काटेगा, तो वो अमाउंट आपके लिए कितनी थी वो इसमें आ जाएगी। ये सब सूचना हम कॉलम 21 में भर चुके हैं। अब कॉलम 24, ये जो डिफरेंट तरीके से जो टैक्स आपका कटा है या आपने जमा कराया है उसकी टोटल क्या है वो ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगी। देन कॉलम पर 25, अमाउंट पेबल, आपका जो टोटल टैक्स बना था जिसको हमने कॉलम 17 में देखा था, और कॉलम 24 में हमने ये मालूम हो रहा है कि कुल मिला के आपकी तरफ से टैक्स कितना जमा हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस, यदि टैक्स ज्यादा है और जमा कम हुआ है तो नेट अमाउंट पेबल आएगी, जिसको यहां पर कॉलम नंबर 25 में दिखाया जाएगा। कॉलम नंबर 26, रिफंड, यदि आपने टैक्स ज्यादा जमा करा दिया और आपका टैक्स कम बनता है, मतलब आपने सरकार को पैसा ज्यादा दिया है, तो वो रिफंडेबल होगा और वो रिफंड की अमाउंट आप वापस सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। अगर टैक्स नेट टैक्स पेबल निकलता है तो रिटर्न फाइल करने से पहले वो टैक्स आपको जमा कराना होगा। यहाँ एक आइकन आ जाएगा जिसके थ्रू आप, लिंक आएगा जिसके थ्रू आप टैक्स जमा करा सकते हैं, और उसी के बाद ये रिटर्न फाइल किया जाएगा। अगर रिफंड है तो सरकार इस आपके सारे इंफॉर्मेशन को चेक करेगी, असेस करेगी, और अगर उनकी तरह हिसाब से, उनके नियम से रिफंड बनता है तो आपको रिफंड भेज दिया जाएगा, आपकी पैसे राशि लौटा दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक अकाउंट held in India at any time during the previous year, excluding dormant accounts। आपको आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं उन सब की सूचना यहां पर देनी है। आगे ये जो लिखा है एक्सक्लूडिंग डॉर्मेंट अकाउंट्स, ऐसे बैंक अकाउंट जो गत वर्ष में डोरमेट हो गए थे, जिसमें कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हुए थे, लंबे समय से वो बंद है, उनकी सूचना नहीं देनी है। जो एक्टिव अकाउंट है उनके सबकी सूचना आपको देनी है। इसमें क्या क्या आपको भरना है, IFS कोड ऑफ बैंक हर एक पर्टिकुलर ब्रांच का एक कोड होता है, वो आपको यहाँ फिल करना है। नेम ऑफ बैंक, जब आप कोड फिल करोगे तो नेम ऑफ बैंक अपने आप आ जाएगा। आपका अकाउंट नंबर क्या है वो लिखना है। अगर आपके एक से ज्यादा अकाउंट हैं तो ये 2 3 4 8 ड्रॉ करते जाइए और वो उसकी इंफॉर्मेशन आप भरनी है। अब यहां आता है सेलेक्ट अकाउंट फॉर रिफंड क्रेडिट। अगर आपका रिफंड बन रहा है तो वो पैसा कौन से बैंक अकाउंट में आप लेना चाहेंगे उसकी इंफॉर्मेशन यहां देनी है, उसको आपको टिक करना है। अगर यहाँ इसको आप टिक करोगे, इन दोनों ये सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद आप टिक करेंगे तो यहाँ टिक हो जाएगा। आगे लिखा है इन्होंने रिफंड के लिए आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आगे इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है, मिनिमम 1 अकाउंट शुड बी सेलेक्टेड फॉर रिफंड। आपको आपके जितने अकाउंट नंबर आपने भरे हैं उनमें से कम एक अकाउंट को आपको सेलेक्ट करना होगा, उसमें पैसा आपको भेज दिया जाएगा। अगर आपने एक से अधिक अकाउंट सेलेक्ट किया है तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
स्वयं डिसाइड करके आपके पैसे भेजेंगे। अब इन पूरी सूचनाओं में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब आपने जो इंफॉर्मेशन अब तक फिल की है या आगे के शेड्यूल्स में फिल करेंगे वो सही है, उसको वेरीफाई करना है। क्या क्या लिखेंगे इसमें, देखिए आगे नेक्स्ट। आई, यहाँ आपका नाम आएगा, सन डॉटर ऑफ, यहाँ आपके फादर का नाम आएगा, हस्बैंड का नाम आपको किसी को नहीं लिखना है, अगर आप विवाहित महिला हैं केवल पेरेंट्स फादर का नाम यहाँ पर आपको दिखना है। solemnly declare that the best of my knowledge and belief the information given in the return is correct and complete and in accordance with the provisions of income tax act। ये डिक्लेरेशन आपको देना है कि ये जो मैंने इंफॉर्मेशन भरी है वो सही है, पूरी है और आयकर अधिनियमों के अनुसार दी हुई है। इसके साथ एक और डिक्लेरेशन आपको देना होगा, आई फर्दर डिक्लेयर दैट आई एम मेकिंग द रिटर्न इन माई कैपेसिटी एज। आप ये जो रिटर्न भर रहे हैं किसके लिए भर रहे हैं, आपकी क्या कौन सी कैपेसिटी है जिसके द्वारा आप ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसमें आपको यहाँ सेलेक्ट करके लिखना है। क्या सेलेक्ट का ऑप्शन है, दो ऑप्शन है यहाँ, सेल्फ एंड रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप ये रिटर्न अपने स्वयं के लिए भर रहे हैं, आपका अपना रिटर्न है, आपकी अपनी इनकम है, आपके अपने डिडक्शंस हैं, तो यहाँ सेल्फ चूज करेंगे। और अगर आप ये रिटर्न किसी अन्य के लिए आयकर नियमों के अनुसार दूसरों के लिए आप भर रहे हैं एक प्रतिनिधि के रूप में, तो फिर रिप्रेजेंटेटिव आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, देन आगे आइए, रिटर्न दिस रिटर्न इन माय कैपेसिटी एज सेल्फ एंड आई एम आल्सो कॉम्पिटेंट टू मेक दिस रिटर्न एंड वेरीफाई इट। आप अपने लिए भर रहे हैं और मैं ये भी डिक्लेयर आपको साथ में करना है कि मैं यह रिटर्न वेरीफाई करने का अधिकारी हूं और मैं इसे वेरीफाई कर रहा हूं। आयकर के नियमों के अनुसार मैं वेरीफाई कर सकता हूं और मैं इसे वेरीफाई कर रहा हूं। आई एम होल्डिंग परमानेंट अकाउंट नंबर, यहाँ आपको जो रिटर्न वेरीफाई कर रहा है उसके परमानेंट अकाउंट नंबर आपको यहाँ लिखना है। किस तारीख को वेरीफाई कर रहे हैं, डेट, सिस्टम डेट। ये डेट अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी जिस दिन आप वेरीफाई करोगे और अपलोड करोगे। इसमें आपको डेट भरने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगी। जब आप इसको खोल के भरने लगेंगे तो डेट उस दिन की आ रही होगी, आप चेक कर लीजिए। प्लेस में यहाँ पर उस प्लेस का नाम मेंशन करना है जहां से आप रिटर्न को अपलोड कर रहे हैं। ये पिकअप आ गया, इधर देखिए, प्लीज मेंशन द प्लेस फ्रॉम वेयर द रिटर्न इज बीइंग अपलोडेड। नेक्स्ट 28, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार ने एक व्यवस्था कर रखी है कि जो व्यक्ति अपना रिटर्न नहीं भर सकते, भरना नहीं जानते या नहीं भरना चाहते, वो दूसरों की हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए एक टीआरपी स्कीम जारी की गई। इस टीआरपी स्कीम, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, जो आप कुछ चार्ज लेता है और आयकर अधिनियम और नोटिसेस रूल्स के अनुसार वो आपसे राशि चार्ज करता है और उसका विवरण इसमें आपको दिखाना है कि ये सारा का सारा रिटर्न जो है किसने प्रिपेयर किया है। इसमें उसकी सूचना देनी है, आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ टीआरपी, उसका अपना एक रजिस्टर्ड नंबर होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, वो आपको यहाँ लिखना है ना, नेम ऑफ टीआरपी वो यहाँ लिखना है। If TRP is entitled for any reimbursement from the government amount thereof, अगर ये टीआरपी सरकार से कोई राशि रिम्बर्स कर सकता है, अर्थात उसकी फीस सरकार चुकाती है, तो कितनी राशि का इंटाइटलमेंट रखता है वो अमाउंट आपको यहाँ पर। लास्ट में
कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। सबमिशन डेट इज सिस्टम जनरेटेड डेट, वो आपको मैंने पहले ही बता दी। जब आप ये रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट आएगा, एक्नॉलेजमेंट की एक शीट आएगी, उस पर आपकी ये सारी सूचना होगी और उस एक्नॉलेजमेंट पर भी आपकी यही तारीख दिखाई होगी। वेरिफिकेशन डेट सिस्टम देगा। तो इस तरह से आपके रिटर्न भरने का एक पार्ट पूरा हुआ। पहले सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर इनकम संबंधी देनी है, फिर डिडक्शंस की देनी है, फिर टीडीएस की देनी है, टीसीएस की देनी है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स की देनी है, बैंक डिटेल्स देनी है और इन सब डिटेल्स को वेरीफाई करना है। इस तरह से आप अपना एक रिटर्न भरने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुके हैं। उसके बाद आता है कुछ अदर शेड्यूल्स इसमें साथ में दी हुई है, डी आई, डी 80D, 80G, 80GGA। ये तीनों शेड्यूल्स कैसे भरनी है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको दिखाएंगे। इन सब के पहले एक चीज जरूरी है, आप इस तरह से रिटर्न, जब मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, डाउनलोड करें और अपने लिए एक तरह से एक क्वेश्चन बना लें। नेम, आपका पैन नंबर, इनकम के अलग अलग सोर्स क्या से हैं वो भर लीजिए जो रिटर्न ITR 1 के लिए उपयोगी है। क्या क्या डिडक्शंस आपको मिल सकते हैं वो लिख लीजिए। आपका अज्यूम कर लीजिए कि कुछ जगह से टैक्स काटा हुआ है, कुछ आपने एडवांस जमा कराया है, कुछ सेल्फ असेसमेंट हुआ है। इस तरह से ये सूचना भर के आप पेबल या रिफंडेबल निकालें और इसको फिल करने की कोशिश करें। आप ये प्रैक्टिस जितनी करोगे आपके एग्जामिनेशन के लिए उतना ही उपयोगी होगा, क्योंकि इस तरह का यह रिटर्न आपको एग्जामिनेशन में आएगा, क्वेश्चन आएगा, उसको आपको इसको फिल करना है। आशा है आप इन सब बातों को ध्यान रखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके संबंध में कोई चीज़ अगर नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास नंबर है, उससे आप ले सकते हैं। थैंक यू।